दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अभ्यर्थियों, दिल्ली पुलिस की जीके जो कि 100 में से 50 मार्क्स की पूछी जाएगी, उसमें एक बहुत ही अच्छे लेवल का पेपर सेट किया जाता है। और इसी जीके के लेवल को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं वो वीडियो है एक ऐसे वैश्विक संस्थान के द्वारा जारी की जाती रिपोर्ट्स के ऊपर, जिसमें से एक पेपर सेटर सवाल पूछता है। बेसिकली क्या है कि बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय ऐसी संस्थाएं हैं जो कि बहुत सारी ऐसी अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट्स जारी करती हैं। वो रिपोर्ट्स आम लोगों के जो उनकी जो ग्रोथ है, उनकी जो डेवलपमेंट है, उसके हिसाब से बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। और इसीलिए पेपर सेटर की निगाह में वो रिपोर्ट्स आती हैं। तो पेपर में जो सवाल पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि कौन सी रिपोर्ट या कौन सा सूचकांक किस विश्व जो आपकी संस्था है, वैश्विक संस्था है, उसके द्वारा जारी किया जाता है। तो पेपर में आपको जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में से सवाल आएगा और उनमें कौन सी रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है, और उसके बाद भारत देश के संदर्भ में कि भारत देश का उस जारी रिपोर्ट में क्या स्थान है या उस जारी सूचकांक में क्या स्थान है, भारत ने कितना प्रगति करी, कितना भारत पीछे रह गया, ये सारी बातें पेपर में जो है आपका फिगर के रूप में पूछी जाती हैं। तो आज जो हमने इन्हीं संस्थाओं में से एक संस्था को चुना है, उसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसको कि हिंदी में कहा जाता है विश्व आर्थिक मंच। ये विश्व आर्थिक मंच या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स जारी करी जाती हैं। और वो इतनी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं कि पेपर सेटर की निगाहों से वो रिपोर्ट्स बच नहीं सकती और उनमें से पेपर सेटर जो है वो सवाल टालता है। तो आज की ये जो हमारी वीडियो है, इसमें हम ये देखेंगे कि विश्व आर्थिक मंच या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा टोटल कितनी रिपोर्ट्स जारी करी जाती हैं, और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं और उनमें भारत का क्या संबंध है उन रिपोर्ट्स में साल 2023 के एंगल से, क्योंकि हर साल ये रिपोर्ट या सूचकांक जारी होते हैं तो हर साल ही ये आंकड़े जो है वो बदल जाते हैं। तो साल 2023 में जो रिपोर्ट्स जारी हुई है उनके हिसाब से जो सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स हैं उनमें भारत का क्या स्थान है, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और आप देखेंगे कि आपको पेपर में ये वीडियोस बहुत हेल्प करने वाली हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की जो वीडियो, जो है कि एक अंतरराष्ट्रीय संस्था जिसका नाम है विश्व आर्थिक मंच या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऊपर। राइट, ओके। देखिए, ये मैंने यहां पर लिख दिया है पहले ही कि जी विश्व आर्थिक मंच जो है बेसिकली ये एक आपकी अंतरराष्ट्रीय संस्था है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो विश्व आर्थिक मंच है या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, ये एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि ये एक गैर सरकारी संस्था है, यानी कि सरकार, किसी भी देश की सरकार द्वारा या किसी भी ऐसे अंतरराष्ट्रीय संगठन जैसे आपका यूनाइटेड नेशंस है उसके द्वारा इसको नहीं खड़ा किया गया। ये एक प्राइवेट आदमी ने इसको खड़ा किया जो कि एक जर्मनी का अर्थशास्त्री था, उसके द्वारा इस संस्था को साल 1971 में खड़ा किया गया। तो सबसे पहले आपको ये पता लग गया कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या फिर आपका जो ये विश्व आर्थिक मंच है, सॉरी, ये एक गैर सरकारी संस्था है। गैर सरकारी संस्था होने के साथ साथ इसको एक एनजीओ बना दिया गया है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और वो भी नॉन प्रॉफिटेबल। नॉन प्रॉफिटेबल का मतलब क्या है कि ये गैर लाभकारी संस्था है, यानी कि ये अपने फायदे के लिए कुछ नहीं करती, ये जन कल्याण के लिए सारे काम करती है और जन कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ये बहुत सारे क्षेत्रों में काम करती है और बहुत सारे क्षेत्रों में काम करते हुए बहुत सारे क्षेत्रों से संबंधित रिपोर्ट्स लेकर के आती है, जिससे कि विश्व में जो आम लोगों का जीवन स्तर है वो ऊंचा उठ सके और ये जो विश्व है ये खुशहाली की तरफ बढ़ सके। और इसकी इसी भावना की वजह से पूरी दुनिया की जो सरकारें हैं वो इसको सपोर्ट करती हैं, इस संस्था को, इस संस्था की मदद करती हैं, या इस संस्था का जो हर साल जो सम्मेलन होता है, जो इसकी मीटिंग होती है, उसमें भी भारत सभी देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो हिस्सा लेते हैं। इन सब बातों के ऊपर हम अभी बात करेंगे। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो आज डिस्कस कर रहे हैं विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसको शॉर्ट में बोलते हैं WEF। पेपर में ये शॉर्ट फॉर्म भी लिख दी जाती है, आप स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा। आ जाइए, कहता है कि विश्व आर्थिक मंच जो है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है, एक गैर लाभकारी और गैर सरकारी संस्था है। हमने देख लिया है, हम पहली बात कर चुके हैं, ये गैर सरकारी और गैर लाभकारी संस्था है और इसको हम एनजीओ बोल सकते हैं। ये एक एनजीओ है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, राइट, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये स्टूडेंट्स, राइट, ठीक है जी। नॉन प्रॉफिटेबल है, गेटिंग कि कोई इसको प्रॉफिट नहीं मिल रहा ये जो काम कर रही है,
लेकिन इसको फंड्स बहुत ज्यादा मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं और सभी देश इससे जुड़े हुए हैं। इसका मुख्यालय पूछा जाता है, इसका मुख्यालय कहां पर है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड देश में जो आपकी जगह है उसका नाम है कैंटोन, यानी कि जो प्रोविंस है वहां का, उसको वो है आपका क्या? जेनेवा है बेसिकली। जेनेवा में ये आपका इसका हेडक्वार्टर है, किसका? विश्व आर्थिक मंच या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर है जेनेवा में, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या विश्व आर्थिक मंच का जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, राइट। और ये जो संस्था है इसकी स्थापना करी गई थी साल 1971 में। एक जर्मन, जो जर्मनी देश का एक अर्थशास्त्री था, अर्थशास्त्री है बेसिकली, उनका नाम है क्लास श्वाब। क्लास श्वाब ने 1971 में इस संस्था की स्थापना करी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आज की डेट में है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट इसका सवाल आ गया कि भी ये संस्था बनाने का उद्देश्य क्या है। तो मैं आपको बता दूं, हमने एक कॉमन शब्द इस्तेमाल कर लिया था कि विश्व के कल्याण के लिए इस संस्था को बनाया गया है, लेकिन विश्व का कल्याण ये किन किन क्षेत्रों में कर रही है संस्था, इसके ऊपर भी सवाल बन जाता है। तो ये क्षेत्र है व्यवसाय, राजनीति, शिक्षा और दूसरे भी जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में ये काम कर रही है। और होता क्या है कि पूरी दुनिया के जो बड़े लोग हैं जो कि इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, और वो क्षेत्र क्या है? व्यवसाय का क्षेत्र हो सकता है, कोई भी व्यवसाय, बड़ी बड़ी जो दुनिया की कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी हुई, कोई बिजली के क्षेत्र से जुड़ी हुई है, कोई आपकी मान के चलिए कि कोई ऐसा कोई गैर परंपरागत जो ऊर्जा के साधनों से जुड़ी हुई कोई कंपनी है। इस तरह से बड़ी बड़ी कंपनियां इस संस्था के साथ जुड़ी हुई हैं। उसके बाद राजनीतिज्ञ, बड़े बड़े राजनीति के जो माहिर हैं, राजनीति के जो जानकार हैं, जो बड़े बड़े राजनीतिज्ञ हैं, बड़े बड़े नेता हैं, जो वो भी इस संस्था से जुड़े हुए हैं। क्योंकि पॉलिसी मेकिंग जब करनी है, जब दुनिया में अपने देश के अंदर सरकारें चलानी है इन लोगों को, तो उस देश की राजनीति को कैसे और बेटर बनाया जा सके, तो उसके ऊपर भी ये संस्था जो है वो काम करती है। उसके बाद क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में भी ये जो संस्था है वो काम करती है, और भी दूसरे जो क्षेत्र है उनमें भी ये काम करती है। तो उन सभी क्षेत्रों से संबंधित जो अग्रणी लोग हैं हर देशों के, वो इकट्ठा होते हैं हर साल जनवरी में। और जनवरी में ये जो मीटिंग होती है हर साल एक जगह पर होती है, उसका नाम है डावोस। डावोस में ये मीटिंग होती है, राइट, हर साल जनवरी में होती है। और साल 2023 में भी डावोस में मीटिंग हुई है 2023 में, और वो 48वां बेसिकली इसका मीटिंग सेशन था, यानी कि 48वीं बार ये लोग मिले हैं 1971 के बाद दावोस में साल 2023 में। ठीक है जी, ओके। इस संस्था की स्थापना 1971 में यूरोपीय प्रबंधन के नाम से जिनेवा विश्वविद्यालय में कार्यरत प्रोफेसर क्लास एम श्वाब द्वारा की गई थी। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जी आपको सीधा सवाल आएगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या विश्व आर्थिक मंच का संस्थापक कौन है, तो वो है प्रोफेसर क्लास एम श्वाब। ये एक जर्मन अर्थशास्त्री है, क्लास एम श्वाब, ठीक है, जर्मन अर्थशास्त्री है। और इन्होंने काम कहाँ किया था? जिनेवा विश्वविद्यालय में ये लोग काम कर रहे थे। उस वक्त 1971 में उन्होंने इस संस्था की स्थापना करी थी, जो कि एक गैर लाभकारी, गैर सरकारी संस्था बनी। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। फॉरम का मतलब होता है प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म क्या होता है? मंच बेसिकली। इस मंच के द्वारा एक मीटिंग करी जाती है हर साल, हमें पता है। वो मीटिंग हर साल कहां पर होती है? दावोस में। दावोस कहां पर स्थित है? आल्प्स की पहाड़ियों में। आल्प्स की पहाड़ियां आपको पता है कि पूरे यूरोप में फैली हुई हैं, और तकरीबन 8 देशों में यूरोप में आल्प्स की पहाड़ियों का फैलाव है। तो आल्प्स की पहाड़ियों का जो पूर्वी हिस्सा है वहां पर आपको दावोस में ये मीटिंग देखने को मिलेगी हर साल। और हर देश के प्रतिनिधि जो है, राजनीतिज्ञ, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े कंपनियों के मालिक, बहुत बड़े रिसर्च स्कॉलर्स, सब लोग इस मीटिंग में पहुंचते हैं। ओके, साल 2023 की बैठक हुई, 48वां सालाना बैठक थी ये, जो कि साल 2023 में हुई, दावोस में हुई। और दावोस जो है वो आल्प्स की पहाड़ियों में स्थित है, राइट। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाने वाली रिपोर्ट्स, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन अब हमारा स्टार्ट हो गया है। बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा? हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर ये है कि कितनी रिपोर्ट्स जारी करी जाती हैं, किसके द्वारा? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। आपको सीधा सीधा उनका नाम याद कर लेना है। आपका जो +2 बेस के ऊपर, जो हायर सेकेंडरी बेस के ऊपर पेपर होना है दिल्ली पुलिस का, उसमें इन जो अंतरराष्ट्रीय
रिपोर्ट्स के बारे में बात करेगा तो उनको जारी करने वाली जो संस्थाएं हैं उनके बारे में बोलेगा, या फिर संस्था का नाम देकर के रिपोर्ट पूछेगा। ठीक है जी, तो आपने इन रिपोर्ट्स को और संस्था कौन सी है इसको याद रखना है। पहला हमारा उद्देश्य ये है, आपका क्वेश्चन यहां से पक्का निकलेगा। तो तकरीबन 8 रिपोर्ट्स इसके द्वारा जारी की जाती है, जिसमें 3 रिपोर्ट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। हम 8 की 8 रिपोर्ट्स के पहले नाम देखेंगे, हमारा ये उद्देश्य है इस वीडियो में। अभी देखिए, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, इसको जी ये भी बोल देते हैं। ट्रिपल जी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या फिर विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। इसको हिंदी में कहते हैं वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, ये हम इन रिपोर्ट्स के ऊपर हम सेपरेटली बात करेंगे, अलग से बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हमने सिर्फ इतना याद रखना है कि वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है, जिसको अंग्रेजी में कहा गया है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ठीक है जी, ये जारी की है WEF के द्वारा। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, इसको वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट भी बोला जाता है। और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट के तहत आपका कॉम्पिटिटिवनेस जो इंडेक्स है ये जारी किया जाता है GCI, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जारी किया जाता है किसके द्वारा? WEF के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ध्यान रखिएगा, रिपोर्ट है ये, किसके द्वारा जारी की जाती है? ये आपकी WEF के द्वारा जारी की जाती है। और रिपोर्ट के तहत इसका एक एलिमेंट है, वो है GCI, कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। ठीक है जी, वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट इसको हिंदी में हम बोल रहे हैं। 2 रिपोर्ट्स हमने याद कर ली हैं, हम तीसरी रिपोर्ट पर चलते हैं। आइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स इसको बोला जाता है, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपके एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है ETI, इसको कौन जारी करता है, या ऊर्जा संक्रमण सूचकांक को कौन जारी करता है, कौन सी संस्था जारी करती है? तो वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या फिर विश्व आर्थिक मंच। उसके बाद की जो रिपोर्ट्स हैं वो कंपैरेटिवली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें याद करनी है 8 की 8 रिपोर्ट्स को। कई बार बहुत सारी शिफ्ट्स में पेपर आएगा, तो हो सकता है किसी ना किसी शिफ्ट में कोई ऐसा सवाल गिरे जो कंपैरेटिवली कम इंपॉर्टेंट हो, लेकिन हमने मोटा मोटा रिपोर्ट्स को देख लेना है। ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ठीक है जी, तो वैश्विक यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट, ये भी किसके द्वारा जारी की जाती है? आपकी ग्लोबल जो आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है WEF के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स, 5वें नंबर की रिपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, ग्लोबल रिस्क्स रिपोर्ट, यानी कि वैश्विक जोखिम रिपोर्ट। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जा रही है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जा रही है। हम 5 रिपोर्ट्स को देख चुके हैं। 6ठी रिपोर्ट हमारी आ गई, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट राइट, समावेशी वृद्धि एवं विकास रिपोर्ट। समावेशी वृद्धि एवं विकास रिपोर्ट, जिसको अंग्रेजी में कहा गया है इंक्लूसिव ग्रोथ, कि जो आपकी पूरी होली ग्रोथ है, अंदर से होने वाली जो ग्रोथ है, कहने का मतलब अंदर से कि जो सारे आयामों को कवर करके आपकी ग्रोथ होती है। ये नहीं है कि आप किसी एक क्षेत्र में ग्रोथ कर गए, बाकी क्षेत्र में आप पिछड़ गए, तो वो नहीं होती। जब चारों तरफ से आपकी चहुमुखी जो विकास होता है उसको इंक्लूसिव ग्रोथ बोल देते हैं। तो समावेशी वृद्धि एवं विकास रिपोर्ट जारी की जाती है WEF के द्वारा। ठीक है जी, हमने ये देख लिया है। अभी हमने 6 रिपोर्ट्स देख ली है, 2 रिपोर्ट्स हमारी और बाकी हैं, वो भी हम देखते हैं कि उनके नाम क्या है। ये है वैश्विक IT रिपोर्ट, इसको बोलते हैं ग्लोबल IT रिपोर्ट। ग्लोबल IT रिपोर्ट कौन जारी कर रहा है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है जी, 7 रिपोर्ट्स हमने देख ली हैं। उसके बाद आ गया ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट, इसको बोला गया है वैश्विक मानव पूंजी सूचकांक। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको कैपिटल इंडेक्स भी बोल देते हैं, और इंडेक्स को हिंदी में क्या बोला जाता है? सूचकांक। ठीक है जी, तो इसके ऊपर जो हमने बात करनी है कि ऐसी 8 रिपोर्ट्स या सूचकांक या इंडिसेस या इंडेक्सेस जो हैं वो कौन कौन से हैं, उसमें आपका ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट भी एक आ गई है 8वें नंबर पर, जो कि जारी की जाती है WEF के द्वारा। तो स्टूडेंट्स, इन 8 रिपोर्ट्स को आपने ध्यान से देख लेना है, अपने शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं या स्क्रीनशॉट ले लेना है, और उसके बाद आप इसको रिवाइज करते रहिए। और अभी जो लेटेस्ट अभी हम इंपॉर्टेंट डाटा करने वाले हैं वो आपको पेपर में पक्का आने वाला है, और उस स्लाइड के ऊपर हम मूव करते हैं, चलते हैं कि वो स्लाइड में आपके लिए कौन सा डाटा दिया गया है। नो डाउट इन जो सबसे महत्वपूर्ण 3 रिपोर्ट्स हमने बताई हैं, उनमें से 2 सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स के ऊपर जो साल 2023 का डाटा है उसको हम देखेंगे कि वो क्या है।
ये आ जाइए, देखिए हमने कहा था ना GGG, GGR, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। देखिए ग्लोबल जेंडर गैप, इसको हम बेसिकली क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि जो आपका लैंगिक अंतराल है, यानी कि महिलाओं और पुरुषों के अंदर जो असमानताएं हैं, उन असमानताओं के बारे में बात करती है ये रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट में महिलाओं और पुरुषों में जो असमानताएं किस किस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, इन चारों क्षेत्रों में जो असमानताएं हैं दुनिया में महिलाओं और पुरुषों में, वहां पर हर कंट्री को एक रैंक दिया जाता है, एक सूचीबद्ध किया जाता है कि ये देश में कितनी असमानताएं हैं महिला और पुरुषों के बीच में इन 4 आयामों में। और वो 4 आयाम कौन से हैं? शिक्षा, राजनीति, अर्थव्यवस्था होगी, और उसके बाद आपका जो चौथा आयाम है वो हो गया स्वास्थ्य। ठीक है जी। इसके बाद हम देखते हैं 127वां रैंक भारत को मिला है साल 2023 में। टोटल कंट्रीज कितनी थी, टोटल देश कितने थे? 146 में से 127वां रैंक या जो आप कहेंगे स्थान जो है वो भारत को मिला है। और 2022 में ये 135वें नंबर पर था, यानी कि 135वें से लेकर के हम कहां पर पहुंच गए हैं? 127वें पर पहुंच गए हैं। यानी कि हमने कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट करी है, कुछ ऐसा बदलाव आया है जिसमें हम कह सकते हैं कि महिलाओं और पुरुषों में जो असमानताएं हैं वो कंपैरेटिवली कम हुई हैं। अब ये एक पूरी विस्तृत रिपोर्ट है, लेकिन आपके पेपर के एंगल के स्कोप में ये नहीं है कि हमने इसके डेप्थ में जाना है। हमें मोटा मोटा ये पता होना चाहिए किन आयामों के ऊपर ये रिपोर्ट काम करती है और भारत का साल 2023 के हिसाब से कौन सा रैंक है पूरी दुनिया में। तो वो 127वां है और 2022 में ये 135वां था, यानी कि ये ऊपर हमारा अच्छे की तरफ गया है। राइट, ओके। इसमें टॉप करने वाली कंट्रीज हम देख लेते हैं, आइसलैंड, स्वीडन और फिनलैंड। देखिए ये इनको बोला जाता है नॉर्डिक कंट्रीज या फिर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज होती है ना, जैसे जो ऊपर आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो यूरोप का ऊपरला हिस्सा है बेसिकली, वहां पर ये सारी कंट्रीज आपको मिलेंगी, आइसलैंड, स्वीडन, फिनलैंड। ठीक है जी। आइसलैंड ने पहला स्थान प्राप्त किया है, स्वीडन ने दूसरा और फिनलैंड ने तीसरा। राइट, और यमन ये जो देश है ये सबसे पीछे आया है 146वें नंबर के ऊपर। तो सबसे लास्ट वाला हमने याद कर लेना है, पहले 3 टॉपर्स याद कर लेने हैं और भारत का क्या रैंक है ये याद कर लेना है, और भारत ने 2022 में कौन सा रैंक प्राप्त किया था ये हमने याद कर लेना है। तो इससे आपका ये सारा क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको ऊर्जा संक्रमण जो आपका रिपोर्ट कहा गया है। ऊर्जा संक्रमण का मतलब क्या होता है? ऊर्जा संक्रमण का मतलब सिंपल ये होता है कि देखिए जो आपने पारंपरिक जो आपके ऊर्जा के संसाधन हैं, जैसे कोयला है, राइट, जैसे आपका जीवाश्म ईंधन है जो वो, ठीक है जी, इस तरह से इन ईंधनों का या इन जो स्रोतों का इस्तेमाल करने की बजाय आप जो दूसरे ऊर्जा के स्रोत हैं जैसे कि हवा, पानी और आपका कह सकते हैं कि जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं जिनको हम गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत बोल देते हैं, उनको हम इस्तेमाल करके अपने ऊर्जा जरूरतों को पूरा करें, उसको बोला जाता है एनर्जी ट्रांजिशन। तो कोई भी देश कितनी तेजी से इन पारंपरिक जो ईंधन के जो ऊर्जा के स्रोत हैं इनको छोड़ करके और जो नए और जो कुदरती स्रोत हैं उनकी तरफ बढ़ रहा है, उससे पता लगता है कि उसका दुनिया में क्या रैंक है या कितनी तेजी से वो ऊपर की तरफ जा रहा है इन साधनों का इस्तेमाल करते हुए। तो भारत का रैंक यहाँ पर 67th है, 67th रैंक भारत ने लिया है, यानी कि 67वां रैंक भारत को मिला है साल 2023 में 120 देशों में से। ठीक है जी। और इसमें टॉप किया है डेनमार्क ने, नॉर्वे ने और फिनलैंड ने। डेनमार्क पहले स्थान पर, नॉर्वे दूसरे पर, फिनलैंड तीसरे पर और स्विट्जरलैंड चौथे पर। और भारत का रैंक है 67th साल 2023 के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में। और ये एनर्जी ट्रांजिशन जो रिपोर्ट है आपकी, उसके हिसाब से ये रैंकिंग भारत को 67th मिली है। आपने याद रख लेना है, टॉपर देशों के नाम याद रख लेने हैं। ये आपको सारी आपको नॉर्डिक कंट्रीज ही मिलेंगी, यूरोपीय कंट्रीज मिलेंगी जो टॉप कर रही होंगी। राइट, ओके स्टूडेंट्स, भारत के पड़ोसी देश है जो उनका क्या रैंक आया है बेसिकली किसमें, जो आपका GGGR था, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट था, उसमें पाकिस्तान को 142वां स्थान मिला GGR में। ठीक है जी। और बांग्लादेश कहां पर है? 59th है। देखिए कितना आगे है भारत से। और चाइना देखिए 107 पर है। राइट,
ओके, भारत को आपको याद है कितना है, मैं लिखूं या बोलेंगे, आप खुद से बात करिए कितना था, 127, ठीक है जी, ओके। और चाइना है 107वें पर, नेपाल है 116वें पर, और श्रीलंका है 115वें पर, और भूटान है 103 पर। ये आपको पूछा जा सकता है इस पर्टिकुलर जो आपका ये जो आपकी रिपोर्ट है इसके ऊपर के एशिया में और देश कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इसमें देखिए भूटान भी भारत से आगे, श्रीलंका भी भारत से आगे, नेपाल भी भारत से आगे, चाइना भी भारत से आगे, और बांग्लादेश तो इन सबसे आगे, और हमसे सिर्फ एक ही देश पीछे है और वो है पाकिस्तान। टोटल 146 कंट्रीज में से 142वें नंबर पर है और भारत 127वें नंबर पर है। बाकी सारे एशियाई देश जो हैं वो भारत से आगे हैं। तो आपको ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के ऊपर अच्छी तरह से सारा याद कर लेना है स्टूडेंट्स, और यहां से आपको सवाल निकलेगा। और हमारी इस वीडियो को देखने के बाद इसको शेयर करें, स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं, तो कर भला सो हो भला। थैंक यू वेरी मच।